हेलो एवरीवन, आई वेलकम यू ऑल इन माय साइंस एकेडमी यूट्यूब चैनल। और आज के इस सेशन में हम लोग बात करेंगे लाइफ साइंसेस गेट 2008 के क्वेश्चन पेपर का डिटेल सॉल्यूशन। तो ये लाइफ साइंसेस और बायोकेमिस्ट्री का क्वेश्चन पेपर है 2008 से। तो आज के वीडियो में हम लोग डिटेल सॉल्यूशन देखने वाले। पहला क्वेश्चन यहाँ पे बोल रहा है, क्वेश्चन नंबर 1, विच ऑफ द फॉलोइंग इनहिबिटर अनकपल इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट एंड ऑक्सीडेटिव फॉस्फोरिलेशन। तो ऑक्सीडेटिव फॉस्फोरिलेशन और इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट को जो अनकपल करता है उसको हम लोग, उस इनहिबिटर का नाम है DNP, डाई नाइट्रोफिनॉल। आंसर विल बी बी ऑप्शन। आपने देखा होगा कि ये दोनों ऑक्सीडेटिव फॉस्फोरिलेशन और इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन दोनों साथ में काम करेंगे और तभी ATP का प्रोडक्शन होगा अगर NADH या FADH2 का ऑक्सीडेशन हो। लेकिन इन दोनों को अनकपल कर देता है ये वाला DNP, जहाँ पर क्या होगा कि NADH का ऑक्सीडेशन स्टॉप कर जाएगा लेकिन फोटोसिंथेसिस कंटिन्यूस होगा। तो इसका आंसर यहाँ पे भी। सेकेंड क्वेश्चन पे आते हैं, द कैटालिटिक एफिशिएंसी ऑफ एंजाइम इज रिप्रेजेंटेड बाय। तो कैटालिटिक एफिशिएंसी को हम लोग रेशियो से रिप्रेजेंट करते हैं, जहाँ पर हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं K कैट डिवाइड बाई Km, जहाँ पे K कैट क्या है, टर्नओवर नंबर, और दूसरा क्या है, माइकलिस मेंटेन कांस्टेंट। तो ऑप्शन डी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग एक्टिवेट प्रोटीन काइनेस सी। ये भी बहुत डायरेक्ट क्वेश्चन है। प्रोटीन काइनेस सी एक्टिवेट होता है डाइएसाइल ग्लिसरॉल से। प्रोटीन काइनेज ए एक्टिवेट होता है साइक्लिक AMP से, लेकिन यहाँ सी पूछ रहा है तो डाइएसाइल ग्लिसरॉल होगा, जो एलोन में काम नहीं करता है। इसके साथ में कैल्शियम चाहिए और कैल्शियम आता है इनोसिटोल 1,4,5 फॉस्फेट ट्राइफॉस्फेट। जब एक्टिवेट होता है तब ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से कैल्शियम को रिलीज कराता है। तो मेनली यहाँ पर ऑप्शन होगा डी, बिकॉज डाइएसाइल ग्लिसरॉल एक्टिवेट प्रोटीन काइनेज सी। नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है, ट्रांसक्रिप्शन इनिशिएशन साइट कैन बी डिटरमाइंड बाय। तो ट्रांसक्रिप्शन इनिशिएशन साइट विच इज द प्रोमोटर, वो रिकॉग्नाइज करने के लिए हम लोग के पास में एक टेक्निक है जिसको बोलते हैं फुट प्रिंटिंग। फुट प्रिंटिंग बेसिकली करता क्या है कि जैसे फॉर एग्जांपल ये DNA है और ये टाटा बॉक्स है। टाटा बॉक्स का मतलब है कि यहाँ पर प्रमोटर बाइंड कर जाएगा, और सॉरी प्रमोटर है, और यहाँ पर RNA पॉलीमरेज बाइंड करेगा। तो RNA पॉलीमरेज है क्या, ये प्रोटीन है। तो ये प्रोटीन क्या होगा, इसको पूरा का पूरा कवर करके रखेगा। अब अगर आप DNA से ट्रीट करेंगे, DNA जो कि DNA को क्लीव करेगा, लेकिन यहाँ पर क्या, ये वाला पोर्शन तो ऑक्यूपाइड है, तो ये क्लीव नहीं होगा। तो जो पोर्शन क्लीव नहीं होगा वो पोर्शन पर प्रोटीन बाइंड किया रहेगा और उसको हम लोग इजीली आइडेंटिफाई कर सकते हैं। इस टेक्निक को बोलते हैं फुट प्रिंटिंग। तो ऑप्शन फर्स्ट इज करेक्ट। वन कॉमन फीचर बिटवीन B and T cells is that both cell produces antibody, नहीं। both cell possess MSC class 2, नहीं। both B cell receptor and T cell receptor undergo rearrangement, yes। C ऑप्शन इज करेक्ट। यहाँ पर B सेल और T सेल के सेल सरफेस पर रिसेप्टर्स लगे रहते हैं और उनमें जो एंटीजन बाइंडिंग पॉकेट्स होता है वो हाईली रीअरेंज होते हैं, यानी हाईली वेरिएबल होते हैं, और उनके लिए कौन सा प्रोसेस अपनाया जाता है, रीअरेंजमेंट प्रोसेस। तो आंसर होगा इसका C ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहे हैं, हाइब्रिडोमा टेक्नोलॉजी द माइलोमा सेल यूज्ड इज। तो माइलोमा सेल यहाँ पर जो हाइब्रिडोमा टेक्नोलॉजी में यूज होता है वो HGPRT एंजाइम उसमें नहीं होता है। तो उसमें कौन सा एंजाइम है, लैक बोथ HGPRT एंड एबिलिटी टू प्रोड्यूस IgG, नहीं। लैक थायमिडिन काइनेस, लैक HGPRT, ये एंजाइम यहाँ पर लैक होता है। तो आंसर होगा A। नाउ कमिंग टू द सेवेंथ क्वेश्चन, ये 2 मार्क्स का, मैच द कॉलम फंक्शन इन कॉलम 1 विथ ऑर्गेनेल इन कॉलम 2। तो इस तरफ फंक्शन है, इस तरफ ऑर्गेनेल है। प्रोटीन सिंथेसिस तो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में होगा। प्रोटीन डिग्रेडेशन लाइसोसोम में होगा। प्रोटीन ग्लाइकोसिलेशन गोल्जी कॉम्प्लेक्स में होगा। ये तो बहुत इजी है। फर्स्ट का P का फर्स्ट यहाँ और यहाँ है, Q का थर्ड सिर्फ यहाँ है, R का 2, ऑप्शन B इज करेक्ट। नेक्स्ट आ रहे हैं हम लोग, मैच द पॉलीसेक्राइड इन कॉलम 1 विद देयर कंस्टिट्यूएंट्स मोनोसेक्राइड इन कॉलम 2। तो पॉलीसेक्राइड इस तरफ है और इसके जो मोनोसेक्राइड्स जिनसे ये बने हुए इनका कॉलम 2 में मैचिंग कराना है। काइटीन, N एसिटाइल ग्लूकोसामिन,
ये होगा। हेमिसेलुलस जाइलोज होता है और ग्लाइकोजन हम लोग को मालूम है डी ग्लूकोज। तो ये भी बहुत ईजी था। पी का सेकेंड यहाँ और यहाँ है, क्यू का थर्ड ये, आर का फर्स्ट, डी ऑप्शन करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ रहे हैं। द टीएम ऑफ फॉस्फेटाइडिल कोलिन ए इज हायर देन टीएम ऑफ फॉस्फेटाइडिल कोलिन बी बिकॉज। ओके, तो टीएम वैल्यू हाई होने का मतलब है यहाँ पर सेचुरेटेड फैटी एसिड का कॉन्सेंट्रेशन हाई है और अनसेचुरेटेड फैटी एसिड का कॉन्सेंट्रेशन लो है, जिसकी वजह से इनका टीएम वैल्यू क्या होगा, हाई होगा। तो यहाँ पर कोलिन ए में सेचुरेटेड फैटी एसिड ज़्यादा है टीएम के, और टीएम बी में जो है ये टीएम ए का हो गया, टीएम बी में क्या होगा, सेचुरेटेड फैटी एसिड क्या होगा, बी में लो होगा और अनसेचुरेटेड फैटी एसिड बी का ज़्यादा होगा, जिसकी वजह से टीएम वैल्यू इसका लो होगा बी का। अब आ जाते हैं ऑप्शन में। ए हैज़ शॉर्टर फैटी एसिड एंड मोर अनसेचुरेटेड, नहीं ये नहीं है। ए इज़ लॉन्गर चेन फैटी एसिड देन एंड मोर सेचुरेटेड फैटी एसिड देन बी, यस ये ट्रू है। लॉन्ग चेन फैटी एसिड एंड मोर सेचुरेटेड फैटी एसिड देन बी, ऑप्शन बी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहे हैं। द मिक्सचर ऑफ प्रोटीन पी क्यू आर एस हैविंग मॉलिकुलर मास 50, 80, 120 एंड 150 किलो डाल्टन इज अप्लाइड ऑन सेफेडेक्स G200 कॉलम। द ऑर्डर ऑफ देयर एल्यूशन। सेफेडेक्स क्या है, बेसिकली ये साइज एक्सक्लूजन क्रोमेटोग्राफी, ये जेल परमिएशन भी बोल सकते हैं। तो यहाँ पर क्या होगा, जेल परमिएशन इसी का है। तो यहाँ पर क्या करना है, यहाँ पर जो बीट लगाएंगे वो बीट कॉलम से के ऊपर जो फिक्स करेंगे, ये बेसिकली सबसे पहले उस तरह के मॉलिक्यूल आएंगे जो बड़े साइज़ के, क्योंकि वो जिगजैग पाथवे नहीं, डायरेक्टली सबसे पहले एल्यूट होगा। तो हेवी मॉलिकुलर वेट प्रोटीन विल कम फर्स्ट। तो यहाँ पर सबसे हेवी कौन है, 150, यानी एस सबसे पहले आएगा, तो ये वाला ऑप्शन। उसके बाद में कौन आएगा, एस के बाद में 120 वाला आर आएगा, उसके बाद क्यू और एस, क्यू एंड पी सॉरी, ये तो ऑप्शन बी करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहे हैं यहाँ पर। मैच द ट्रांजिशन स्टेट एंड द केमिकल एंटाइटी ऑफ द ईच एंजाइम दैट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर देयर कैटालिटिक फंक्शन। ओके, तो इस तरफ है ये एंजाइम और इस तरफ ये केमिकल रिएक्शन कैरी कर रहे हैं। राइबोन्यूक्लियस बेसिकली आरएनए पर एक्टिवेट होता है, तो वहाँ पर फॉस्फोएनहाइड्राइड बॉन्ड बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, जो कि फॉस्फेट से एसोसिएट है। तो ये होगा पेंटाकोवलेंट फॉस्फेट। लाइसोजाइम यहाँ पर, अच्छा उसके बाद में आते हैं, तो पी का यहाँ पर आ गया 2, ये ऑप्शन, और इस ऑप्शन को करेक्ट होगा। क्यू का यहाँ पर लाइसोजाइम जो है और कार्बोनियम काइमोट्रिप्सिन कार्बोक्सीपेप्टिडेज, तो यहाँ पर ये क्यू का, हाँ अब आते हैं लाइसोजाइम पे। तो क्यू का होगा, लाइसोजाइम कार्बोनियम आयन को ब्रेक करता है, ये कार्बोनियम आयन यहाँ पर इन्वॉल्व होते हैं इस किसको ब्रेक करने के लिए, ग्लाइकोसिडिक लिंकेज को ब्रेक करने के लिए। काइमोट्रिप्सिन बेसिकली ऑक्सी एनायनिक टाइप का रिएक्शन है, और कार्बोक्सीपेप्टिडेज मिक्स्ड एनहाइड्राइड। तो पी का सेकेंड, क्यू का 3 एंड आर का फर्स्ट, ये ऑप्शन होगा। एस का 4, यस बी ऑप्शन इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ रहे हैं। मैच द फॉलोइंग कोफैक्टर्स। ओके, इस तरफ है कोफैक्टर्स और इस तरफ से इनका फंक्शन है। थायमीन पायरोफॉस्फेट ये क्या करता है, अच्छा टेट्राहाइड्रोफोलेट को सबसे पहले देखते हैं। टेट्राहाइड्रोफोलेट क्या करेगा, तो ये एसाइल ग्रुप को ट्रांसफर करता है। पायरोडॉक्सल कोएंजाइम ए, पायरोडॉक्सल टेट्राहाइड्रोफोलेट, थायमीन पायरोफॉस्फेट, ट्रांसफर 1 कार्बन कंपोनेंट, एसाइल ग्रुप ट्रांसफर टू और फ्रॉम एमाइनो एसिड।
तो पैराडॉक्सिल फॉस्फेट का होगा ये आर का थ्री सिर्फ यहाँ है। उसके बाद में एस का होगा टेट्राइडोफोलेट एसाइल ग्रुप ट्रांसफर, ये होगा फोर्थ का। एस का यहाँ पर टेट्राइडोफोलेट, इट विल ट्रांसफर वन कार्बन component, and coenzyme A will be the acyl group transfer, yes, and pyrophosphate transfer aldehyde group, yes। तो अब देख लेते हैं P का फोर्थ यहाँ भी है, यहाँ भी है, Q का फर्स्ट एंड देन R का थ्री, S का 2। ऑप्शन सी इज मोर करेक्ट, ठीक है, ऑप्शन सी करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है, मैच द कॉलम इन द एंजाइम इन कॉलम 1 विद देयर मेटाबॉलिक पाथवे इन कॉलम 2, कॉलम 1 एंड कॉलम 2। सक्सिनाइल कोएंजाइम सिंथेटेज, तो ये तो प्रेजेंट होता है टीसीए साइकिल में, तो ये ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड साइकिल आएगा। एसाइल को एंजाइम ए डिहाइड्रोजनेज बीटा ऑक्सीडेशन में यूज होता है। ट्रांसकीटोलेज पेंटोज फॉस्फेट पाथवे में यूज होगा। राइबोलोज 5 फॉस्फेट कैल्विन साइकिल में। तो पी का थर्ड, क्यू का फर्स्ट, आर का फोर्थ, तो यहाँ है, और एस का 2। यस, ऑप्शन डी इज करेक्ट। Glycolysis and gluconeogenesis are reciprocally coordinated. Okay, which of the following will activate pyruvate carboxylase in gluconeogenesis? तो पायरुवेट कार्बोक्सिलेज एंजाइम क्या करता है, पायरुवेट को किस में कन्वर्ट करेगा, ऑक्जेलोएसिटिक एसिड में, और ये फिर फर्दर मेलेट में कन्वर्ट करके ये फॉस्फोनिल पायरुवेट में कन्वर्ट करता है विद द रिलीज ऑफ CO2। यहाँ पर CO2 ऐड होता है। तो ये फर्स्ट एंजाइम कौन कराता है, पायरुवेट कार्बोक्सिलेज। ओके, तो ये दोनों प्रोसेस, एक है ब्रेकडाउन प्रोसेस, ग्लाइकोलाइसिस से ग्लूकोज का ब्रेकडाउन, और ग्लूकोनियोजेनेसिस से ग्लूकोज का सिंथेसिस, तो दोनों रेसिप्रोकल है, एक कैटाबॉलिक एक एनाबॉलिक। तो इन दोनों को रेगुलेट करने के लिए एटीपी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा। कैसे, ग्लूकोज बेसिकली जब ऑक्सीडाइज होता है तो ये क्या फॉर्म करेगा, 2 मॉलिक्यूल ऑफ पायरुविक एसिड, और एटीपी प्रोड्यूस होता है। यानी ग्लूकोज ऑक्सीडेशन करना है तो जब ये तभी होगा जब एटीपी का कॉन्सेंट्रेशन लो होगा, तब ग्लाइकोलाइसिस एक्टिवेट होगा। और ग्लूकोनियोजेनेसिस तब एक्टिवेट होगा जब एटीपी का कॉन्सेंट्रेशन हाई होगा, तब ये एक्टिवेट होगा, और एटीपी का कॉन्सेंट्रेशन लो होगा तो ये एक्टिवेट होगा। तो इसका आंसर होगा डी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहे हैं, द एटम ऑफ पायरिमिडीन रिंग आर डिराइव्ड फ्रॉम, ये भी बहुत डायरेक्ट क्वेश्चन है। कार्बोमाइल फॉस्फेट एक होगा फर्स्ट, और एस्पार्टेट, जिससे ये दोनों मिला के बनता ओरोटेट। तो पी एंड आर, बी ऑप्शन इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहे हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर ट्रू फॉर एस्ट्रॉयड हार्मोन। एस्ट्रॉयड हार्मोन लिपिड हार्मोन है, ठीक है, ये हाइड्रोफोबिक है। तो हाइड्रोफोबिक है, ये हार्मोन डायरेक्टली सेल मेम्ब्रेन से पास कर जाएंगे और वो न्यूक्लियस में चले जाएंगे, और वहाँ पर न्यूक्लियस में बाइंड करने के बाद में कोई स्पेसिफिक ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर को ऑन करेंगे और प्रोटीन सिंथेसिस, किसी स्पेसिफिक जीन का प्रोटीन सिंथेसिस कराएंगे। तो ये क्यू सही है, और इंटरेक्ट विद द प्लाज्मा मेम्ब्रेन रिसेप्टर नहीं, फॉर्म ए कॉम्प्लेक्स विद द रिसेप्टर एंड एक्ट एज अ ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर। तो क्यू और एस दोनों होगा इसका आंसर। मैच द आइटम ऑन द लेफ्ट विद द इनहिबिटर ऑन द राइट। ओके, तो डीएनए यहाँ पर पॉलीमरेज अल्फा, इसका इनहिबिटर होता है एम्फीडाइक्लोलिन ये, और आरएनए पॉलीमरेज 2 का अल्फा एमिनिटीन। सेरिन प्रोटीएस का है फेनाइल मिथाइल सल्फोनाइल फ्लोराइड PMSF। तो PQR, तो पी का है सेकेंड, यहाँ भी है, क्यू का थर्ड ये है, एंड आर का फर्स्ट, आंसर ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, द न्यूक्लिक एसिड सैंपल इज रेजिस्टेंट टू डाइजेशन विद लैम्डा एक्सोन्यूक्लियस। ओके,
When heated, it does not show typical melting curve of linear double stranded DNA. On cesium chloride, ethidium bromide equilibrium density gradient is settled at the bottom of the centrifuge tube. The nucleic acid is ओके तो ये तो एक बोल रहा है कि न्यूक्लिक एसिड है, तो न्यूक्लिक एसिड में डीएनए हो सकते हैं या तो आरएनए हो सकते हैं। अब अगर डीएनए ये रहता तो इसका स्पेसिफिक ये जो मेल्टिंग कर्व है वो होता, लेकिन ये नहीं हो रहा है। दूसरा कि यहाँ पर ये डीएनए से भी सेंसिटिव होते हैं, डीएनए से ये डीएनए जो एक्सोन्यूक्लियस है ये इस पर एक्ट कर सकता था, लेकिन ये दोनों नहीं हो रहा। इसका मतलब ये डीएनए नहीं आरएनए है। आरएनए एक्सोन्यूक्लियस उस पर एक्ट नहीं कर सकता, तो रेजिस्टेंट हो गया एक्सोन्यूक्लियस से, और इनका बैंडिंग पैटर्न या मेल्टिंग कर्व दूसरा तरीके का शो करेगा जो आरएनए का करेक्टरिस्टिक्स होगा। और तीसरा ये ज़्यादा हेवी होते हैं क्योंकि सेकंड पोजीशन पर यहाँ पर OH होगा, O होने की वजह से ये ज़्यादा हेवी हो जाएंगे, तो ये सेटल नीचे की तरफ करेंगे, तो ये rRNA ये आंसर होगा। 19th, the following four different solutions are prepared by mixing the component of electron transport chain. Which among them is expected to cause net transfer of electron to cytochrome C? Okay, तो साइटोक्रोम C इसका मतलब है कि साइटोक्रोम C क्या होना चाहिए, ऑक्सीडाइज, और इलेक्ट्रॉन जो लेकर आ रहे हैं वो होना चाहिए रिड्यूस। अब देख लेते हैं, रिड्यूस यूबिक्विनोन एंड रिड्यूस साइटोक्रोम C, नहीं, दोनों रिड्यूस होगा तो इलेक्ट्रॉन कैसे जाएगा, एक डोनर होना चाहिए, एक्सेप्टर होना चाहिए, तो एक्सेप्टर हमेशा ऑक्सीडाइज होगा, तो ये ऑप्शन नहीं होगा। रिड्यूस यूबिक्विनोन साइटोक्रोम BC कॉम्प्लेक्स एंड रिड्यूस साइटोक्रोम C, नहीं, ये भी नहीं होगा, रिड्यूस लिखा हुआ है। ऑक्सीडाइज यूबिक्विनोन, नहीं, ऑक्सीडाइज होगा तो फिर ये इलेक्ट्रॉन कैसे लेके जाएगा, ये भी नहीं होगा। रिड्यूस यूबिक्विनोन साइटोक्रोम BC कॉम्प्लेक्स एंड ऑक्सीडाइज साइटोक्रोम C, यस, ये ऑप्शन करेक्ट डी, क्योंकि इनसे इलेक्ट्रॉन आएगा, ये इनको पास करेंगे और ये फिर फाइनली इनको पास कर देंगे। होप सो ये समझा। चलिए नेक्स्ट आ रहे हैं, न्यूक्लिएटेड सेल्स टेंड टू बी मोर रेजिस्टेंट टू कॉम्प्लीमेंट मेडिएटेड लाइसिस देन RBC, बिकॉज इसको तो डायरेक्ट है आंसर कि न्यूक्लिएटेड सेल्स जो होते हैं वो बेसिकली मोर फेगोसाइटोसिस करते हैं, वो ज़्यादा फेगोसाइटोसिस करेंगे, तो वो क्या करेंगे, ये एंडोसाइटोसिस कर लेंगे मेम्ब्रेन अटैकिंग कॉम्प्लेक्स को, क्योंकि ये प्रोटीन है, तो इनको क्या करेंगे, एनगल्फ कर लेंगे एंडोसाइटोसिस, जिसकी वजह से ये एक्टिवेट नहीं रहेंगे और इनका क्या होगा, न्यूक्लिएटेड सेल्स कॉम्प्लीमेंट मेडिएटेड लाइसिस को नहीं जाएंगे, ये RBC में होंगे क्योंकि RBC में नॉन न्यूक्लिएटेड होता है, तो ऑप्शन ए इज करेक्ट। फ्लोरेसेंस लेवल एंटीबॉडी टू म्यू heavy chain and rhodamine labeled antibody to delta heavy chain, the fluorescence antibody staining program of progenitor B cell will be okay। तो म्यू होता है IG म्यू M में और डेल्टा होता है IgD में। IgD बेसिकली मेम्ब्रेन एसोसिएटेड है, ये हम लोग पढ़ चुके हैं, ठीक है, ये मेम्ब्रेन एसोसिएटेड होता है और ये सिक्रेटरी प्रोटीन है, सिक्रेटरी। तो एंटी म्यू इन साइटोप्लाज्म नहीं, ये और एंड ऑन मेम्ब्रेन नहीं, एंटी म्यू, तो ये कहाँ होगा, ये साइटोप्लाज्म में होगा, कहने का मतलब ये क्या है, ये साइटोप्लाज्म में और ये मेम्ब्रेन एसोसिएटेड होंगे, तो एंटी म्यू एंड एंटी डेल्टा स्टेनिंग इन साइटोप्लाज्म एंड ऑन मेम्ब्रेन नहीं। नो साइटोप्लाज्मिक और मेम्ब्रेन स्टेनिंग विथ आइदर एंटी, नहीं, ये भी होगा, एंटी म्यू स्टेनिंग ऑन द मेम्ब्रेन, तो म्यू M नहीं, ये भी नहीं, एंटी म्यू स्टेनिंग इन साइटोप्लाज्म एंड ऑन मेम्ब्रेन, ये वाला रेस्पेक्टिवली छूटा हुआ, तो ऑप्शन बी इज मोर करेक्ट। एंटी म्यू कहाँ होगा, साइटोप्लाज्म में, और एंटी डेल्टा कहाँ होगा, मेम्ब्रेन में, तो आंसर यहाँ पर बी ऑप्शन होगा, ठीक है, तो होप सो ये क्लियर। अब सीरम IgM activate the complement by itself because it does not have complement binding site, तो IgM cannot activate, तो क्या एक्टिवेट नहीं करेंगे ये, क्यों नहीं एक्टिवेट होंगे, क्योंकि इनके पास कॉम्प्लीमेंट बाइंडिंग साइट नहीं होगा। चलिए अब नेक्स्ट आ रहे हैं यहाँ पर कैनोरोप्टेसिस contig for one region of chromosome 2 contains contig location 1 2 3 4 6 5 6 7 8 cosmate clone A B C D and E overlap the location 2 4 3 5 4 6 5 8 8 9 respectively. A clone PBR322 hybridized to cosmate BCD
and PuC18Y hybridized to cosmic D and E. The location X, Y, R. ओके, तो यहाँ पर ये बोल रहा है कि एक क्रोमोसोम है जिसके ऊपर 1 2 3 4 मार्क किया हुआ है एंड 9, और क्लोन ए बी सी ओवरलैप करता, तो ए ओवरलैप करता 2 और 4 के बीच में, तो कुछ ऐसा बना रहा हूँ, ओवरलैपिंग 2 और 4 के बीच में ओवरलैप, बी 3 एंड 5 का, सी 4 एंड 6 का, 5 और 8 का, डी और ई 8 और 9 का, इस तरीके से है। अब कॉस्मेट ए बी सी डी, ओके, ए क्लोन पी बी आर 322 एक्स हाइब्रिडाइज टू कॉस्मेट बी सी एंड डी। तो बी सी डी इसका मतलब है कि बी यानी 3 से 3 बी सी डी यानी यहाँ तक एक ओवरलैपिंग कर रहा है। कौन सा? कॉस्मिट पी बी आर 322 एक्स, कहाँ से? 3 से लेकर 8 तक ये ओवरलैपिंग कर रहा है इससे, ठीक है। अब दूसरा क्या बोल रहा है? कॉस्मिट बी सी डी और उसका PuC18Y हाइब्रिडाइज डी एंड ई, तो डी और ई से हाइब्रिडाइज करेगा, तो दूसरा मैं यहाँ पर प्लाज्मिड बना लेता हूँ जो डी और ई से करेगा। ये है PuC18Y और इसमें डी और ई है, तो डी और ई पर बेसिकली क्या आएगा? डी और ई स्टार्ट हो रहा है कहाँ से? तो 5 से 9, 5 से 9, तो ये 5 से 9 तक आएगा, 5 6 7 8 और 9, ठीक है। तो अब पूछ रहा है डिस्टेंस x और y का, तो ये x और ये y है, इसमें तो कॉमन क्या आएगा? तो यहाँ पर 5 से 9 है और ये 8 5 से 8, तो 5 से 8 वाला पोर्शन दोनों में कॉमन है, तो आंसर होगा 5 एंड 8, ये वाला बी ऑप्शन कॉमन फाइंड आउट कर लेना है, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं, बोथ PBR322 एंड PuC18Y विल हाइब्रिडाइज टू कॉस्मिट। तो हाइब्रिडाइजेशन किस पोजीशन पे हाइब्रिडाइजेशन हो रहा है वो देख लेना है। तो 5 6 7 8 ये जो 4 हैं, तो ये किस वाले पर होगा? 5 6 7 8, 5 6 7 8 ये वाला, तो ये वाला कौन सा है? फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ, डी, तो आंसर होगा डी, ये बी ऑप्शन। ऑप्शन ये क्लियर है। चलिए नेक्स्ट आ रहे हैं, ये लिंक्ड वाला क्वेश्चन है। इन एनिमल द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सोडियम आयन इज हायर आउटसाइड एंड लेस इनसाइड द सेल, येट सोडियम डज नॉट एंटर द सेल। The cellular environment is maintained by generating the gradient and transporting the sodium outside the cell through active transportation via sodium potassium pump। ये तो बहुत डायरेक्ट क्वेश्चन है, एक्टिव ट्रांसपोर्टेशन होगा, ठीक है। नेक्स्ट, डिजिटॉक्सिजेनिन ए cardiotoxin steroid that inhibit ATPase when applied on extracellular face of membrane help in the accumulation of calcium ion inside the cardiac muscle cell by इनिबिटिंग सोडियम पोटासियम पंप एंड ब्लॉकिंग सोडियम कैल्शियम एक्सचेंजर। ये ब्लॉकिंग नहीं होगा, ये ऑप्शन गलत दिया हुआ, ये एक्टिवेटिंग होगा। ये एक्टिवेट करता है किसको? एक्टिवेटिंग सोडियम कैल्शियम एक्सचेंजर। आंसर विल बी ऑप्शन इज मोर करेक्ट, ये करेक्ट होगा। बेसिकली होगा क्या, देखिए सपोज यहाँ पे सोडियम पोटासियम पंप है, तो सोडियम क्या कर रहा है? बाहर जा रहा है, कितना सोडियम? 3, और इसी 2 पोटासियम अंदर की तरफ आ रहा है, तो ये सोडियम पोटासियम पंप है। तो डिजिटॉक्सिजेनिन क्या करता है? इसको ब्लॉक कर देगा, तो इसको ब्लॉक कर देगा तो अब सोडियम का क्या होगा? सोडियम बाहर की तरफ नहीं जाएगा, सोडियम का कॉन्सेंट्रेशन अंदर की तरफ फिर इंक्रीज करने लगेगा, यहाँ पर इंक्रीज करने लगा साइटोप्लाज्म में। तो यहीं पर एक दूसरा ऑर्गेनेल है जिसका नाम है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, तो ये क्या करेगा? सोडियम को अंदर की तरफ डाल देगा एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में, और सोडियम को अंदर की तरफ जाएगा तो कैल्शियम बाहर की तरफ आएगा। ये कैल्शियम सोडियम एंटीपोटर की तरफ, यहाँ पर एक
ट्रांसपोर्टर है, तो कैल्शियम बाहर की तरफ आएगा, और कैल्शियम बाहर की तरफ आएगा साइटोप्लाज्म में, तो कैल्शियम कॉन्ट्रैक्शन और मसल्स को कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन में हेल्प करेगा। तो जनरली हम लोग हार्ट अटैक केस में ये डिजिटॉक्सिजेनिन का यूज़ करते हैं, तो यहाँ पर ऑप्शन बी करेक्ट होगा। Next are nearly 40% of 45S pre-rRNA is unstable. The remaining portion of it forms a mixture 5.8, 18S and 28S rRNA having the length 160 base, 1.9 and 5.1 respectively. The content of pre-rRNA per genome is 7.8 into 10 to the power 15 gram to molecular weight. Okay, तो कंटेंट ऑफ प्री rRNA पर जीनोम, तो ये टोटल का पूछ रहा है। ओके, तो यहाँ पर पहले जो रिमेनिंग बचा यानी 54% किसको कॉन्ट्रीब्यूट करता है, 5.8, 18 और 28S, और इसका मॉलिकुलर ये लेंथ कितना, मतलब इसकी न्यूक्लियोटाइड की साइज क्या है, 0.16 kb प्लस 1.9 प्लस 5.1, तो इन सबको ऐड कर देंगे, ठीक है। तो ये कितना आएगा, 6, 9 1 10, 10 1 11, 1 5 1 6 7, 7.16 kb। ये जो 7.16 आया, इस 7.16 में वन न्यूक्लियोटाइड बेस पेयर में कितना होता है, 660 डाल्टन। तो 7.16 इंटू 10⁻³ बेस पेयर में कितना होगा, 660 इंटू 7.16 इंटू 10⁻³, और ये वैल्यू आएगा कितना, 4725.6 इंटू 10⁻³, तो ये वैल्यू आएगा 4.725 इंटू 10⁻6। आंसर विल बी सी ऑप्शन। द नंबर ऑफ pre-rRNA जीन पर जीनोम इज अप्रॉक्सीमेटली, तो ह्यूमन जीनोम का साइज कितना है, 3 इंटू 10⁻9, और यहाँ पर 4.5 इंटू 10⁻6 बोल रहा है, ये टोटल साइज है, तो ये ऑलमोस्ट सेम है, ये वाला 1000। आंसर विल बी सी, ठीक है। तो इसी के साथ मैंने सारे क्वेश्चन का सॉल्यूशन कर दिया जो गेट लाइफ साइंसेस केमिस्ट्री में आया है फ्रॉम 2008। तो होप सो ये वीडियो आपको हेल्प करेगी गेट लाइफ साइंसेस बायोकेमिस्ट्री की प्रिपरेशन में। तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, अपने दोस्तों को शेयर कीजिए, और अगर मेरे यूट्यूब चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो उसको सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि इस तरह की वीडियोज़ के नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।